हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम आपको बीएड से संबंधित वीडियो लेकर के आते रहते हैं, बीएड से संबंधित। और ये जो क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास है आपके लिए इस बार। और ये है, अगर आपको उस कोड की बात करें तो E102। और यदि सब्जेक्ट नेम की बात करें तो यहाँ पर आपको बुक नेम भी दिख रहा होगा और बुक का जो आपका PDF है वो भी दिख रहा होगा। बुक नेम है आपका शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य। और इंग्लिश में कहें तो फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये है आपकी बुक, जो कि आपकी बीएड सेकेंड ईयर की E102 होता है आपका कोड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज इसका एक छोटा सा टॉपिक है जो आपका यूनिट फर्स्ट से है। किससे? यूनिट फर्स्ट से। और दोस्तों ये यूनिट फर्स्ट जो होती है आपकी, जिसमें दिया गया हुआ शिक्षा के स्वरूप। तो आगे बढ़ते हैं, कौन सा आपका टॉपिक है, कौन सा आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कि शिक्षा की दो ध्रुवीय प्रक्रिया तथा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया को समझाइए। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए, तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है शिक्षा दो ध्रुवीय के रूप में। क्या? दो ध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में शिक्षा, यानी इंग्लिश में कहें तो आपको एजुकेशन एज ए बाईपोलर प्रोसेस। दो ध्रुवीय को कहते हैं बाईपोलर। क्या? बाईपोलर। इसमें देखते हैं कि दो ध्रुवीय किस तरह से है शिक्षा, और बाईपोलर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं तो ये किस तरह से है। तो हम आपको टॉपिक के साथ साथ आपको बताते चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है, न कि एक आदेश है। यानी ऐसा समझे कि एक आदेश नहीं है शिक्षा की, कोई अध्यापक आदेश दे दे छात्र को और शिक्षा प्रक्रिया पूरी हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जो दोनों के मध्य आपस में चलती रहती है। इसलिए यदि शिक्षा को दो ध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में समझा जाए तो इसमें दो व्यक्ति शामिल होते हैं। जैसे कि आपको पता ही दोस्तों, शिक्षण कार्य जब होता है तो दो इसमें व्यक्ति होते हैं, जिसमें एक होता है शिक्षक और दूसरा होता है शिक्षार्थी। क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, उनके प्रयास से ही शिक्षा का परिणाम प्राप्त होता है। यानी जब दोनों आपस में क्रियाएं करेंगे, आपस में बातचीतों का आदान प्रदान करेंगे, तभी क्या होगा? शिक्षा प्रक्रिया पूरी होती है। इस प्रकार शिक्षा सहभागी गतिविधियों, अनुभवों को साझा करने के कारण बन जाती है। क्या हुआ कि शिक्षा जो किस प्रकार बनती है? जो आपस में जो सारी गतिविधियां हैं, आपस में मिलजुल कर सहभाग करके या अनुभवों को आपस में मिला जुला कर साझा करते हैं, तो इससे क्या होता है? शिक्षा प्रक्रिया बन जाती है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो दार्शनिक हैं रोस कहते हैं कि शिक्षा में चुंबक की भांति दो ध्रुव अवश्य होने चाहिए। यानी जैसे कि आपको चुंबक में एक एन ध्रुव और दूसरा एस ध्रुव होता है, तब जाके चुंबक पूरी होती है। उसी तरह से शिक्षा भी तभी पूर्ण होती है जब इसमें दोनों ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव या एक इसमें ध्रुव हो तो क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। यदि अकेला छात्र रहे तो भी शिक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती, और यदि अकेला अध्यापक रहे तो भी शिक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद एडम्स भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा एडम्स इसे दो ध्रुवीय प्रक्रिया कहते हैं, और उसके साथ ही कहते हैं कि अधिकतर विद्यार्थियों के अनुभव में शिक्षा व्यक्तिनिष्ठ और विषयपरक दोनों क्षेत्रों में पूरे समय दो ध्रुवीय रहती है। दोस्तों ये पहले आपको व्यक्तिनिष्ठ और विषयपरक के बारे में हम बता दें। तो व्यक्तिनिष्ठ वो होती है जिसमें छात्र अपने तरफ से छात्र को शिक्षा देता रहे और इसमें छात्र कोई सवाल जवाब ना करें, वो हो जाती है व्यक्तिनिष्ठ। और विषयपरक ये हो जाती है दोस्तों कि छात्र भी अध्यापक से अपने अनुभव के अनुसार या अपनी ज्ञान के अनुसार कुछ सवाल जवाब पढ़ाते समय या ज्ञान प्राप्त करते समय या शिक्षा देते समय सवाल जवाब करने लगे, तो वो होती है विषयपरक। दोनों क्षेत्रों में पूरे समय दो ध्रुवें बनी रहती है। यानी इस प्रक्रिया में दोनों लोग आपस में दो ध्रुव की भूमिका निभाते रहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपका एक ध्रुव आ जाता है अध्यापक ध्रुव। तो अध्यापक ध्रुव में देखिए क्या होता है। अध्यापक छात्र के विकास को परिवर्तित करने के लिए उस पर क्रिया करता है। यानी जो अध्यापक होता है वो छात्र को शिक्षा देने के लिए जो भी उसके पास ज्ञान होता है या किताबी ज्ञान होता है या अपना जो है बेसिक नॉलेज होती है, वो किसको देता है? वो छात्र को देता है और उसके विकास में परिवर्तित करने की चेष्टा करता है। इसके बाद यहाँ पे आगे आती है दोस्तों, शिक्षा दो ध्रुवीय होती है। इसे बाद में लेंगे, पहले इसे ले लेते हैं। इसका दूसरा ध्रुव होता है दोस्तों छात्र ध्रुव। इस ध्रुव पर शिक्षक के व्यक्तित्व और ज्ञान के इस्तेमाल का सीधा प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है दोस्तों? छात्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि शिक्षक का जो व्यक्तित्व अच्छा है तो बच्चा भी अच्छी बातें सीखेगा। जैसे कि व्यक्तित्व में अगर ये कहें कि समय पर आते हैं, समय पर काम करते हैं और समय पर आपका होमवर्क चेक करते हैं, तो इस तरह का अगर व्यक्तित्व है तो बच्चा भी उसी के अनुरूप ढल जाएगा, उसी की तरह कार्य करेगा। इसके बाद यहाँ पे शिक्षा ले लेते हैं, इसे शिक्षा दो ध्रुवीय होती है।
तो जैसे कि हमने बताया कि इसमें एक शिक्षक होता है और एक छात्र होता है, दोनों के बीच क्या होती है, क्रिया सचेतन और सोची समझी हो सकती है। यानी इसका कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हमेशा जो अध्यापक होता है वो हमेशा किताबी ज्ञान नहीं पढ़ाकर, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो क्रिया जो अध्यापक मन में सोच लेता है उसे भी छात्र के ऊपर प्रयोग कर लेता है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। एक डायग्राम छोटा सा है, जिसके माध्यम से ये आपकी जो शिक्षा दो ध्रुवीय है इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे छोटा सा डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे होगा आपका अध्यापक, और अध्यापक का आप एक तरह से व्यक्तित्व यहाँ देख सकते हैं, अध्यापक का व्यक्तित्व। और इसके बाद इसके साथ साथ अध्यापक देगा ज्ञान। ज्ञान किसको देगा दोस्तों, ये देगा बालक को। और व्यक्तित्व का भी किस पर प्रभाव पड़ेगा, बालक पर। और जब ये बालक पर प्रभाव पड़ेगा तो इस दोनों के बीच जो मध्य प्रक्रिया होगी वो होगी शैक्षिक प्रक्रिया। क्या होगी, शैक्षिक प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। इस तरह से आप दोबारा से बताएं दोस्तों, समझाएं तो दोस्तों एक अध्यापक के व्यक्तित्व से और अध्यापक के ज्ञान से ये सब जाते हैं किसको, बालक को। किसको, बालक को। ये भी और ये भी बालक को जाते हैं। और इन दोनों के मध्य जब ये ज्ञान या व्यक्तित्व बालक ग्रहण करता है तो इन दोनों के बीच शैक्षणिक प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इस तरह से इसे दो ध्रुवीय रूप में समझा जा सकता है। इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है, इस प्रकार अध्यापक के द्वारा दिया गया ज्ञान छात्रों को ज्ञान में प्रवाहित होकर दोनों को जोड़ता है। यानी जो अध्यापक का ज्ञान है वो छात्र को प्रभावित करने पर दोनों क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। दोस्तों ये तो हुई आपका द्विध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में शिक्षा। और इसके बाद आ जाती है शिक्षा जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में, या इसे भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा दोस्तों, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में शिक्षा, यानी एजुकेशन एज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। वो था आपका बाइपोलर और ये है ट्राइपोलर। ठीक, तो यहाँ पे आप देखते हैं आगे। प्राचीन काल में शिक्षा को दो ध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में माना जाना जाता था। यानी जो प्राचीन काल में था सिर्फ यहीं तक सीमित थी कि जो शिक्षा है वो दो ध्रुवीय होती है, जिसमें आपका एक पार्ट हो जाता अध्यापक और सेकंड पार्ट हो जाता छात्र। तो ये दो ध्रुव के रूप में मानी जाती थी। लेकिन आगे क्या हुआ दोस्तों, लेकिन आधुनिक मतों के कारण शिक्षा को तीन आयामी कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि संपूर्ण शिक्षा समाज में और सामाजिक वातावरण में घटित होती है। कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमेशा के पूरे जो वातावरण में बस छात्र और आपका अध्यापक ही हो, उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ साथ समाज में सामाजिक वातावरण भी यदि अच्छा अनुकूलित हो तो शिक्षण प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से पूर्ण हो जाती है। आगे देखते हैं किस प्रकार से समझाया गया इसमें। देखिए यहाँ लिखा दोस्तों, J.E. एडमसन ने शिक्षा के तीन ध्रुव सिद्धांत को प्रस्तुत किया। किसने, J.E. एडमसन ने। उनके अनुसार शिक्षा का सार बालक व बालक के संसार के मध्य समायोजन के द्वारा होता है। समायोजन की प्रक्रिया सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार की होती है। यानी ऐसे कहें दोस्तों, जो भी बच्चा होता है वो क्या होता है, संसार में रहकर सामाजिक क्रियाकलापों के द्वारा भी सीख सकता है। इसमें ये हो सकता है कुछ क्रियाकलापों में बच्चा सक्रिय रूप से भाग ले सकता है और कुछ में निष्क्रिय रूप से भाग ले सकता है। दोनों ही प्रकार हो सकते हैं। एडमसन कहते हैं कि बालक और अध्यापक दोनों अपने सामाजिक वातावरण में रहकर शिक्षण प्रक्रिया पूरी करते हैं। यानी यदि सामाजिक वातावरण अच्छा होगा तो ऐसा मान के चलो दोस्तों, तो शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण कार्य बहुत अच्छा होगा। और सामाजिक वातावरण यदि खराब हो तो शिक्षण प्रक्रिया को भी वो बाधित करता है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। इस प्रकार अध्यापक और छात्र के मध्य एक तीसरा कारक सामाजिक वातावरण भी आ जाता है, जिस कारण शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में बन जाती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पहले जो दो ध्रुवीय थी वो सिर्फ किस पर थी, छात्र और शिक्षक के ऊपर। और जब यहाँ पर सामाजिक वातावरण भी जुड़ जाता है तो ये त्रिध्रुव के रूप में शिक्षा आपकी जो प्रस्तुत कर दी जाती है। देखिए इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम से। यहाँ पर आपका अध्यापक हो गया, ये शिक्षा किसको देगा, छात्र को। और किसके अंतर्गत देगा, सामाजिक वातावरण के अंतर्गत। और सामाजिक वातावरण में कौन आता है, छात्र भी आता है। यानी ऐसे कहें अध्यापक और छात्र। ये दोस्तों ये आपका डायग्राम जो है ये इस तरह से समझ सकते हैं। फिर से दोबारा से, ये अध्यापक हो गया और अध्यापक जो ज्ञान देता है छात्र को, और छात्र किस में रहता है, सामाजिक वातावरण में। और सामाजिक वातावरण में छात्र रहता है और उसके साथ अध्यापक भी रहता है। तो ये दोनों रहते हैं किसमें, सामाजिक वातावरण में। और सामाजिक वातावरण में रह करके क्या कार्य करते हैं, शिक्षा का कार्य करते हैं। इस तरह से इन तीनों कारकों के द्वारा शिक्षा प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो इस तरह से इसे त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा गया। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ, अध्यापक बालक के लिए उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले सामाजिक बलों और अन्य कारकों के प्रति पूर्णतः सचेत रहते हैं। वह उसकी वास्तविक स्वरूपता से सहभागिता के लिए स्थितियां पैदा करता है और वह उन्हें अवसर प्रदान करता है। यानी अध्यापक ये सब जानता है कि कौन सा सामाजिक कारक बच्चे के लिए अच्छा होगा और कौन सा बुरा होगा। इन सब का
कौन ध्यान रखता है? शिक्षक ध्यान रखता है। इस प्रकार आधुनिक युग में शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में प्रचलित हो गई, जिसमें अध्यापक और छात्र के साथ साथ सामाजिक कारक भी शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।